अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। जी वालेकुम सलाम मैम। हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पुराने स्टूडेंट्स भी हैं इधर। जी मैम। मैं हूँ। क्या हाल चाल है मैम? ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक। अच्छा जी। आप सब लोग होपफुली वो लोग हैं जिनका जीके जीके जो है वो अच्छा गया है और उन्हें उम्मीद है कि वो 50+ मार्क्स जो है ना वो ले लेंगे। तो जिनकी तो रेंज है 50, और जो 55+, 60+ हैं, और 60+ वाले या 65 वाले, 70 वाले, वो तो सेफ जोन में हैं। लेकिन जो 50 की रेंज में है, 50 to 55 की रेंज में है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो लोग एक्टिव हो जाएं। और जो है ना, आप लोगों को ऐसे के में हर हाल में, हर सूरत में 25 मार्क्स जो हैं वो लेने हैं। ठीक है। तो 25 मार्क्स लेने के लिए ऐसे में कंबाइन बात कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके पास अभी 50 मार्क्स हैं। तो उनमें से आप 25 तो ले ही सकते हैं, ये तो आप ले सकते हैं, इससे ऊपर भी आप ले सकते हैं, 30 भी आप लोग ले सकते हैं। लास्ट टाइम के जो एसेस थे उनमें मैंने देखा है कि 17 तक मार्क्स भी लिए हुए हैं लोगों ने। वो तो जो मेरी नजर से गुजरे। लेकिन आप लोग जो है वो कंबाइन 25 मार्क्स ले सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास जो खुद को एक एनालिसिस करने का है वो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको 25 एडिशन करके अपने मार्क्स बनाने हैं। तो आप 75 की रेंज में आ जाएंगे और 75 अबव की रेंज में चले जाएंगे, ठीक है, जिनके ज्यादा हैं। अब उससे क्या होगा, उससे आप लोग सेफ जोन में चले जाएंगे, इंटरव्यू के लिए आप लोग कॉल कर लिए जाएंगे, ठीक है। अब आपको 25 की रेंज में रहने के लिए सबसे पहले जो करना है वो खुद को बाकी लोगों से डिफरेंट करना है। सब लोग ऐसे करेंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रॉपर क्लासेस नहीं ली होंगी, कुछ लोग प्रॉपर तैयारी करके आएंगे, मतलब हर तरह का आपको कंपटीशन जो है वो सामने देखने में मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि अपने आप को इतना तैयार करना है और अपने आप को खुद जज करना है कि आप बाकी लोगों से अलग हैं। ये चीज जो मैं लिख रहा हूँ या ये चीज जो मैं अभी तैयार कर रहा हूँ, ये किसी के जहन में नहीं आएगी, या ये कोई दूसरा इंसान इस चीज को नहीं कर सकता। जी जी, बिल्कुल। ऐसे पीएमएस का जो है अभी मिनिस्ट्रियल वालों का, उन्हीं की डिस्कशन हो रही है, उन्हीं की ऐसे की बात हो रही है। ठीक है। तो उसका ये करना है आप लोगों ने कि अपने आप को तैयार करना है। हम आपको यहाँ पे उस चीज के लिए ही तैयार करवाएंगे, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डिफरेंस लाना है, नॉर्मल चीजें आपको करवाई भी जाएंगी, लेकिन ज्यादातर फोकस आपका इस चीज पे होगा कि जो आपको एक डिफरेंस क्रिएट कर दे, एग्जामिनर को पता हो कि ये बंदा चूज करना है, इसको हाईएस्ट मार्क्स देने हैं। एक ऐसे है, उस पे काज एंड इफेक्ट मांगे गए हैं, काज एंड इफेक्ट सब भी लिखेंगे, और जब सब लिखेंगे तो सबको एवरेज मार्क्स मिलेंगे। आपको हाईएस्ट मार्क्स तब मिलेंगे। सब एसेस जो है ना जलाल साहब, वो सब एसेस का पैटर्न सेम है जो हम इस क्लास में करवाएंगे, चाहे वो तहसीलदार का ऐसे है, पीएमएस का ऐसे है, पीएमएस मिनिस्ट्रियल वालों का ऐसे है, ऐसे, और तहसीलदार मिनिस्ट्रियल वालों का है, एडीएलडीए का जो है अभी आना है उसका है, जितने भी ऐसे अभी पीपीएससी में हो रहे हैं उन सब ऐसे का सेम पैटर्न है, और हम यहाँ पे उन सब को लेके चलेंगे। यानी कि सेम ही पैटर्न है, तो हम जो भी करवाएंगे चीजें, वो सब चीजों को सारी सीट्स जो आ रही हैं उनको कवर करेंगे। अच्छा जी। बात ये हो रही थी, मैं अभी आप लोगों का माइंड मैप बना रही हूँ कि आप लोगों को खुद को तैयार करना है, ना सिर्फ इस चीज पे कि आप एक नॉर्मल डोमेन तैयार करें, बल्कि नॉर्मल डोमेन के साथ आपने कुछ ऐसी चीजें भी करनी है एक्स्ट्रा एफिशिएंटली जो कि आपको एलिमेंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करेंगी, और वो आपको आपकी जो मंजिल है वहां तक लेके जाएंगी। और एलिमेंट ऑफ डिफरेंस और आपका फैक्ट्स जो होते हैं और जो आपका एक राइटिंग स्टाइल होता है, वही होता है जो आपको बाकी 1000, 2000 या 3000 लोग जो होते हैं, जिन जो आपके साथ कंपटीशन में बैठे होते हैं, लिखेगा हर कोई वहां पे, ठीक है। लेकिन उनसे अलग ला के आपको मेरिट लिस्ट में लेके जाएंगी जो चीजें, वो
हम हमारा ज्यादातर फोकस उस पे होगा। आप लोगों ने सिर्फ इतना करना है कि आप लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस साथ साथ करनी है, छोड़ना नहीं है। जो आपको काम मिलेगा आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ डिफरेंस भी आपको इसी क्लास में करवाया जाएगा कि आपने किस तरह से करना है। स्टाइल भी बताया जाएगा, टेक्निक्स बताई जाएंगी आपको कि आपने किन टेक्निक्स को जो है ना यूटिलाइज करना है ऐसे की ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए या ऐसे को राइट अप करने के लिए। कौन कौन सी टाइप्स के ऐसे होते हैं, कितनी थीम्स है, ये सारी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट जो क्लास होगी वो क्लास प्रॉपर आपको एक डोमेन में लेके जाएगी, जिस क्लास में हम बकायदा थीम तो मैं एक आज भी आप लोगों को करवाऊंगी ताकि आप लोगों को थोड़ा अंदाजा हो जाए कि आप लोगों ने वार्म अप किस तरह से करना है खुद को। लेकिन नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम डोमेन की बात करेंगे, नेक्स्ट डोमेन की बात करेंगे, इस पे हम जो ऐसे का प्रॉपर स्ट्रक्चर है उसको लिखना सीखेंगे। और लिखने का तरीका ये है कि हम एकदम से सारा ऐसे नहीं लिखना सीख सकते। पहले हम आउटलाइन के जो एस्पेक्ट्स हैं मेजर उनको सीखेंगे, आउटलाइन कैसे बनानी है। जब आउटलाइन हमारी अच्छी हो जाएगी, और वो आपकी 1 से 2 क्लासेस में इंशाल्लाह अच्छी हो जाएगी अगर आप मेहनत करेंगे तो। आउटलाइन के बाद फिर हम इंट्रोडक्शन सीखेंगे, फिर हम बॉडी पैराग्राफ सीखेंगे, और फिर हम कंक्लूजन सीखेंगे। ये वो चीजें हैं जो मैं आपको 1 to 1 सिखाऊंगी यहाँ पे, ठीक है। आपने सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करने के बाद आप लोगों ने मुझे वो इवेल्युएशन करवानी है अपनी कि मैम ये हमने जो आपने काम दिया था हमने कर लिया है। उसकी इवेल्युएशन होगी, इवेल्युएशन के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कितना जो है ना वो प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। मैं अभी डॉक्यूमेंट शेयर करूंगी आपके साथ, और हम प्रॉपर जो है लेक्चर स्टार्ट कर देंगे। अभी कुछ क्वेश्चंस आए हैं मुझे इनबॉक्स में। जिल आर के मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उमेरा नियाजी मैम मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। जी यही जो पैटर्न है ना जलाल साहब, एडीएलडीए में और बाकी सब जितनी भी सीट्स आ रही हैं उन सब में यही पैटर्न चलेगा, और ये उसी सिलसिले में हमारा सेशन रन होगा। एक क्लास में तो आपको भी पता है कि सब चीजें मैं नहीं करवा सकती। अभी मैं हाउ नाउ दे रही हूँ आपको, एक माइंड मैप दिया है कि आपको मेरिट लिस्ट में आने के लिए क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। तो वो आपको आपका एलिमेंट ऑफ डिफरेंस है कि आप किस तरह से बाकी लोगों से कोई एलिमेंट ऐसा डाल देते हो अपने ऐसे में जो बाकी लोगों के ऐसे में ना हो, और वो आपको मार्क्स दिला जाए। साकिब आपकी मुझे कोई बात समझ नहीं आई, ये क्या लिखा है आपने? जी एवेल्युएशन के लिए अभी उर्दू ऐसे का भी सेम है हरून साहब, ये उर्दू और इंग्लिश ऐसे दोनों का सेशन चलेगा यहाँ पे। ये उर्दू और इंग्लिश ऐसे जो है ना पीएमएस मिनिस्टेरियल के लिए उसका ही सेशन रन हो रहा है। तो उर्दू में भी हम काम करेंगे, इंग्लिश में भी काम करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि उर्दू में आपको उर्दू में लिखना है, इंग्लिश में आपको इंग्लिश में लिखना है। चीजें सेम होंगी, डाटा सेम होगा, सिर्फ उनको राइटिंग प्रैक्टिस जो है ना वो उर्दू की भी साथ साथ हम करते जाएंगे। इवेल्युएशन के लिए आप जलाल साहब ज्वाइन कर सकते हैं हमें, हमारा उसका अलग से सेशन रन होगा। जिन्होंने फुल फ्लेज एसेज जो है वो चेक करवाने हैं उनके लिए आप सर से बात कर सकते हैं, जो एडमिन है उनसे बात कर लीजिएगा, वो आपको इसके बारे में प्रॉपर गाइड कर देंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। माइक पे आके पूछ सकते हैं आप लोग क्वेश्चन अपना। मेरी आवाज सबको क्लियर आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। तो टॉपिक ऐसे के जो अच्छा, होंगे, ये मतलब वो कोई भी क्रिएटिव टॉपिक दे देंगे अपने पास से लिख के। देखिए मैं अभी आपके साथ एक फाइल शेयर करूंगी, उसमें अभी एडमिन आ लें, सर आ लें, वो मुझे होस्ट बनाते हैं तो मेरी फाइल शेयर होगी। और जैसे ही फाइल शेयर होती है मैं आपको बताती हूँ कि हमने किन डोमेन्स पे बेसिकली हम डोमेन स्पेसिफिक करेंगे, लेकिन उसमें हमने ब्रॉडर एस्पेक्ट्स पे जाना है। हमने ये देखना है कि हम उस डोमेन को इस तरह से कवर कर लें कि अभी तक जितने पास्ट पेपर्स आए हैं
उनमें जितना भी टॉपिक्स को लेके या जिस भी डोमेन के एस्पेक्ट को लेके उन्होंने टारगेट किया हुआ है, हम उसको अपनी डोमेन में शामिल करके उसको थॉरली यहीं पे कर ले, ताकि आपको टॉपिक क्रैक करना फिर ना हो मुश्किल। लेक्चर्स आपके डोमेन पे होंगे, डोमेन आपकी वास्ट होगी जिसमें चैलेंजेस, इफेक्ट्स, ओरिजिन, हर चीज इंक्लूड होगी, लेकिन जो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होगी वो टॉपिक्स पे होगी। तो टॉपिक आपको हर लेक्चर के बाद दिया जाएगा, और हर अगले लेक्चर में यही लाइव होगी, और आपको भी उस पे जो है आपकी मार्क के बाद आपको जो सजेशंस है, जो गाइडेंस है आपके सामने provide। अगर किसी को मेरी आवाज का कोई इशू आ रहा है तो वो उसके नेट इंटरनेट का प्रॉब्लम है। मेरे पुराने स्टूडेंट्स को ये कैसा लगा है, जो तहसीलदार का भी ताहिर साहब आपने शेयर किया है, कैसा लगा है फिर ये पेपर आपको? क्या लगता है, इजी था? कर लेंगे अगर ऐसा आता है पेपर आप लोगों को तो? जी मैम, इसमें से 3 टॉपिक तो इंशाल्लाह क्लियर हो रहे हैं। है ना, हो रहे हैं करप्शन ना? वाला, और अभी करप्शन, हम्म एजुकेशन और सोशल हम्म मीडिया, क्लाइमेट। क्लाइमेट का शायद हमने अभी तक प्रॉपर नहीं किया था, तो ये क्लाइमेट तीन का तो हो आज रहे हम करेंगे। हाँ, हैं। क्लाइमेट को मैंने दोहराया इतनी दफा कि आप लोगों को लग रहा है कि हमने किया है, क्योंकि मैं हर चीज में उसको जो है ना वो डिस्कस करती होती थी, लेकिन अभी हम उसकी डोमेन आज करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा जी, तो ये कुछ डोमेन्स हैं, कुछ थीम्स हैं जिन पे हम काम करेंगे। अब ये जो है सबसे पहले जो आज डिस्कस होगी वो है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा पॉलिटिक्स में से टॉपिक उठाए जाते हैं, ठीक है। अ, देखिए, एक बंदा आपके पेपर चेक नहीं करेगा, मतलब एज ए होल 1000 पेपर वो चेक नहीं करेगा, लेकिन एटलीस्ट उसके पास 20 25 इतने पेपर तो जाएंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि एक बंदा एक ही पेपर चेक करेगा और वो कहेगा कि जी इसने सब कुछ लिखा हुआ है। एक बंदा, आप मिनिमम मिकदार में भी लगा लें तो 10 से 12 पेपर एक बंदा जो है वो आपके चेक करेगा। ये भी मैं कह रही हूँ, हालांकि उनके पास ढेर लगे होते हैं पेपर्स के, ठीक है। और अगर वो चेक करता है और उसको, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, मेरी क्लास में अभी 23 स्टूडेंट्स हैं, अगर मुझे लगता है कि मेरे 23 स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने सेम लिखा है, तो क्या मैं आपको कंसीडर करूंगी? मैं नहीं करूंगी। मैं उस बंदे को कंसीडर करूंगी जो इस 23 में से जिसने सबसे अच्छा लिखा होगा, जिसने कुछ नया लिखा होगा, जिसने अकॉर्डिंग टू दी पॉइंट भी लिखा होगा, कॉम्प्रिहेंसिव भी लिखा होगा, और साथ में एलिमेंट ऑफ डिफरेंस भी डाला होगा। तो मैं तो डेफिनेटली उसको एक आधा नंबर ज्यादा ही दूंगी उनसे जिन्होंने एवरेज लिखा है। ये जो है ना आपका एलिमेंट ऑफ डिफरेंस का काम होता है। आई होप आपको अब समझ आ गई होगी। कौन थे क्वेश्चन करने वाले? साकिब सही साहब। जी बिल्कुल, हम लिटरेरी ऐसे, मैं आपको लिटरेरी ऐसे का भी एलिमेंट ऑफ डिफरेंस, अगर आपको मेरी स्क्रीन शो हो रही है तो आपको नजर आ रहा होगा कि 9th पे मेरा लिटरेरी टॉपिक्स इंक्लूड है, ठीक है। अच्छा जी, थीम्स पे आते हैं। तो थीम सबसे पहले क्या होता है कि अभी जो आपने पेपर देखा तहसीलदार का, मिनिस्टेरियल का, उसमें क्लाइमेट चेंज पे जो है वो टॉपिक आया हुआ है। फिर कौन सी डोमेन हो सकती है आप लोगों का? चूंकि नेशनल है और नेशनली ही टॉपिक्स आएंगे, आपको इंटरनेशनल टॉपिक्स नहीं आएंगे सीएसएस वालों की तरह, ठीक है। तो पॉलिटिक्स में से आ सकता है, गवर्नेंस पे आ सकता है। अभी लोकल लेडी में गवर्नेंस पे ऐसे आया हुआ था। करप्शन का ऐसे आप अभी देख चुके हैं, ठीक है। ये चार मेजर डोमेन्स हैं, और इसके अलावा एजुकेशन की डोमेन भी अभी आपने देखी ऐसे में आई हुई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी पे ऐसे आ जाता है, क्योंकि आजकल इकोनॉमी हमारी डिस्कशन में है, करंट टॉपिक है। इकोनॉमी पे हम करेंगे, जेंडर पे करेंगे, जेंडर बाइसनेस पे करेंगे, और साथ में वोमेन को भी हम टच करेंगे। डेमोक्रेसी पे करेंगे, सोशल इश्यूज करेंगे जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारे आपके इश्यूज आ जाएंगे, ठीक है। एआई पे करेंगे, और साथ में सोशल मीडिया पे करेंगे, जो कि अभी आपका आपने देखा भी है कि आया हुआ है टॉपिक, ठीक है। फिर लिटरेरी टॉपिक्स है। अब लिटरेरी टॉपिक्स का ऐसा है कि ये कोई एक टॉपिक नहीं है,
कि मैं कहूँ कि आईएनजी में आपको एक टॉपिक करवा देती हूँ या एक थीम करवा देती हूँ और आपको इसी में से ऐसे आ जाएगा जैसे कि ऊपर 8 डोमेन में से आएगा। इसका ये है कि इसका जस्ट आपको पैटर्न पता होना चाहिए कि आपने लिटरेरी टॉपिक को क्रैक किस तरह से करना है। दूसरी चीज जो हमारी मेरा ये मेथड होता है कि मैं हर क्लास में 1 से 2 टॉपिक ऐसे लाती हूँ लिटरेरी निकाल के पास्ट पेपर्स में से, जिनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जिसपे मेरे तमाम स्टूडेंट्स अपनी राय भी देते हैं। हर इंसान जो है उस टॉपिक को अपनी तरह से यहाँ पे डिस्कस करता है। उस डिस्कशन का ये फायदा होता है, एक तो आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है वो एक्टिव होता है, आपको पता चलता है कि अच्छा मैंने ये बात की, दूसरा बंदा ये सोच रहा है, तीसरा। अब यहाँ पे 23 लोग हैं, 23 के 23 एक टॉपिक को डिफरेंट तरीके से आपके सामने जो है ना वो पोर्ट्रे करेंगे कि मैम इसको इस तरह से किया जा सकता है। तो यहाँ से आपको डाटा कलेक्ट होगा, ठीक है। और जो टॉपिक हम लेके आएंगे उस पे यहाँ से आपको स्टांस मिलेगा, एलिमेंट ऑफ डिफरेंस भी मिलेगा, साथ में आपको अपनी जो आपकी एक वे ऑफ थिंकिंग है उसको शेयर करने का मौका भी मिलेगा, ठीक है। और दूसरा, हर लिटरेरी टॉपिक को हम जो है वो एक नॉर्मल डोमेन में एक नॉर्मल टेक्निक के साथ क्रैक करने की कोशिश करेंगे। हम जो कि टेक्निक्स अब मैं नेक्स्ट ऐसे जो मेरी क्लास होगी उसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि कौन सी टेक्निक्स हैं जिनको लेके आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं और आप इजीली अपनी जो एक ट्रैक होता है ना अपने ऐसे का वो बना सकते हैं कि हम इस ट्रैक में चल के इसको सोचना शुरू करें। बाज लोगों को के पास डाटा बहुत होता है लेकिन उन्हें यही नहीं समझ आती कि हम सोचे किस तरह। अब क्लाइमेट चेंज पे ऐसे आ गया तो हम इसको कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्ट कहाँ से करना है, उसकी टेक्निक्स होती हैं, आपके पास कुछ डोमेन्स होती हैं जिनको आपने सामने रख के सोचना होता है। तो ये चीजें हम यहाँ पे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। एरियाज कौन कौन से कवर होंगे अब ये जो एरियाज है ये स्पेसिफिक एरियाज है हर प्रॉब्लम के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम क्लाइमेट चेंज करते हैं तो हम सबसे पहले ये समझेंगे कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से आई है, ठीक है, ये प्रॉब्लम क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है। फिर फैक्टर्स कौन से हैं जिन्होंने इस प्रॉब्लम में अपना जो है ना पार्टिसिपेट किया है, इस प्रॉब्लम को रेज किया है, वो कौन से बिहाइंड फैक्टर्स हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या इसकी वजह से कौन से चैलेंजेस हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम कौन से इम्पैक्ट्स डाल रही है और किस किस सेक्टर पे डाल रही है, सोशल सेक्टर पे क्या डाल रही है, इकोनॉमिक पे क्या डाल रही है, पॉलिटिक्स पे क्या डाल रही है, टेक्नोलॉजी पे क्या डाल रही है, हम सारे इसके इम्पैक्ट्स पढ़ेंगे। फिर इनको सॉल्व किस तरह से किया जा सकता है, सोल्यूशंस इसके क्या हैं। अब आजकल मैंने एक और चीज देखी है, ज्यादातर रिफॉर्म्स पे बात हो रही है। अब रिफॉर्म्स कुछ इस तरह से होती हैं कि जो आपने सजेशंस में देनी होती हैं, कुछ रिफॉर्म्स ऑलरेडी गवर्नमेंट कर चुकी है, कुछ कंट्रीज कर चुकी हैं उसके मामले में। तो अब जो न्यू डोमेन होगी, मैं पुराने स्टूडेंट्स को बताती चलूं कि न्यू डोमेन में रिफॉर्म्स को भी हम टच करेंगे। फिर आपका वर्क किया जाएगा एलिमेंट ऑफ डिफरेंस पे, कि आपको सिखाया जाएगा कि आपने कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनको एलिमेंट आपने ऐसे में डालना है, लाजमी डालना है, और उससे आपका ऐसे जो है वो बाकी लोगों से डिफरेंट हो जाएगा। अब उस एलिमेंट ऑफ डिफरेंस को यूज करते हुए आपने इस क्लास में भी एलिमेंट ऑफ डिफरेंस लेके आना है। ऐसा नहीं है कि एक चीज मैम ने बता दी तो वही चीज सबके पेपर में नजर आ रही हो, नहीं। उस चीज को जाके सर्च करना है और अपने अपने लेवल का आपने एलिमेंट ऑफ डिफरेंस उसमें डालना है। फिर साथ में आपको फैक्ट बुक भी यहीं पे दी जाएगी, आपने जस्ट उसको राइट अप करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। आपको जो डोमेन कराई जाएगी उस पे आपने अपने नोट्स खुद बनाने हैं। ये नहीं करना कि जो मैम लेके आई हैं आप उसी को जो है कॉपी कर लें या उसके स्क्रीनशॉट ले लें और कहें कि हम बाद में इसको पढ़ लेंगे। ये बाद में वाला सीन नहीं करना, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी जीके की वजह से, कुछ लोग ऐसे हैं जो टारगेट लिस्ट में हैं जिन्हें अभी नहीं पता, वो अनसर्टेन है, तो वो लोग तो बाद में बिल्कुल नहीं करेंगे। जो करेंगे एट द टाइम करेंगे, जितना काम दिया जाएगा सारा करके आएंगे। कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, तो वी आर हेयर फॉर यू। जलाल साहब, लेक्चर रिकॉर्डिंग का मुझे नहीं कोई अंदाजा, आप सर से बात कर लीजिएगा इसके बारे में। और साकिब साहब, मैंने आपको बता दिया कि हम लिटरेरी पे भी करेंगे, और लिटरेरी जो ऐसा टॉपिक है जो हमारी डेली लेक्चर में जो है ना वो इंक्लूड होगा। ठीक है, ये हमारा जो है ना डे बाय डे हम जो है वो इस चीजों को लेके कवर अप करेंगे। अब कुछ चीजें हैं
आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो टॉपिक है। अच्छा, ऐसा है कि बाज लोग कहते हैं कि हम टॉपिक करना चाहते हैं, टॉपिक करने के बाद आप वहां जाते हैं टॉपिक करके, या आप इकोनॉमी का एक स्पेसिफिक सा एरिया करके चले जाते हैं, और वहां पे जब वो घुमा देता है टॉपिक को, तो आप कहते हैं कि नहीं, आउट ऑफ द वे आ गया। ऐसे ऐसा नहीं होता। ऐसे की डोमेन जो करवाई जाती है यहाँ पे, जो चैलेंजेस इम्पैक्ट्स, आपको इसी में से उस टॉपिक को क्रैक करना होता है। आपको अपने दिमाग की ऐसे, बेसिकली जो है ना, ये माइंड गेम है, वो ये क्रैमिंग नहीं है कि मैं आपको लिखा लिखाया दे दूं, आप उसका रट्टा लगाएं और आप जाके वहां लिख दें। नहीं, ऐसे जो है ना, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को, आपके क्रिटिकल एनालिसिस को, इस सारी चीजों को मर्ज करने के बाद एक ऐसे बनता है। ठीक है। तो इसके लिए ये होता है कि जो आपने पढ़ा हुआ है, जितना आपके पास डाटा अवेलेबल है, आप उसको अरेंज करें। अरेंज किस तरह से करना है वो आपको जैसे जैसे प्रैक्टिस होती जाएगी यहाँ पे राइटिंग की, आपको पता चलते जाएगा। ठीक है। ये चीजें फजूल होती हैं। पहली बात जो कहता है आपको कि लिखा लिखाया ऐसे ले लो, गलत है। आपको नहीं पता कि लिखा लिखाया ऐसे जिसने लिखा है उसने किस माइंड ऑफ स्टेट में जाके लिखा है, उसके आर्गुमेंटेशन क्या थी, उसके फैक्ट्स क्या थे, आपको नहीं पता। आप उसको रट्टा लगा के चले जाते हैं, वहां पे टॉपिक घूम जाता है और आप वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे को अंडरस्टैंड करना है, समझना है, क्रैमिंग नहीं करनी। 1 ऐसे फॉर 20 ऐसे, तो वो आपका फेलियर रेशियो भी तो यही है ना। हम लोग खुद को अरस्तू समझते हैं, हम कहते हैं कि हम कर लेंगे, और फिर हम नहीं कर पाते। या फिर हम कहते हैं देखी जाएगी, और फिर जो होती है वो देखी नहीं जाती। ठीक है। तो ये जितने भी मिथ बने हुए हैं ना कि ये फलां का ऐसे लेके पढ़ लो, मैंने आज तक कोई ऐसे की बुक फॉलो नहीं की। मुझे पता है कि ये डोमेन्स हैं, इन डोमेन्स को किस तरह से कवर करना है, और हमेशा डोमेन्स कवर करने के बाद कभी भी ऐसे ऐसा नहीं लगा कि जनाब ये आउट ऑफ द वे आ गया। सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होती है। एक तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है, दूसरा आपने सीखा है इवेल्युएशन। ऐसे इवेल्युएशन के बिना नहीं होता। ऐसे आपकी इवेल्युएशन, जितनी ज्यादा इवेल्युएशन होगी, जितनी ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस होगी, उतने ही ज्यादा आपकी जो है ना वो, एक तो आपको टाइम मैनेजमेंट आ जाती है राइटिंग प्रैक्टिस से, दूसरा जब इवेल्युएशन होती है ना, तो तभी तो आपको पता चलता है कि ये चीज हमने, अच्छा इसमें ये चीज भी ऐड हो सकती थी, या ये चीज तो ऐड करनी नहीं थी जो मैंने कर दी। तो असेसमेंट बहुत जरूरी होती है। टीचर्स ऐसे ही नहीं बने हुए। क्रैमिंग की तरफ नहीं जाना, किसी का रटा रटाया ऐसे नहीं लेना, कहीं से लिखा हुआ ऐसे नहीं लेना, कुछ भी कॉपी नहीं करना। जो चीज, जो मेरी क्लास ज्वाइन करेंगे वो तो बिल्कुल आंखें बंद कर लें इधर उधर की चीजों से। उन्हें सिर्फ वही करना है जो मैं बताऊंगी और जिस तरह से मैं बताऊंगी। ठीक है। अगर आप लोगों ने खुद को टारगेट नहीं करवाना, तो क्लास एंड हो जाए तो प्लीज रीज्वाइन कर लीजिएगा। अच्छा। अब टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है वो क्या है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि एक ऐसे होता क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं ना, तो सबसे पहले हमें आउटलाइन लिखनी होती है। आउटलाइन क्या होती है, वो आपके पूरे ऐसे के जो मेजर एलिमेंट्स होते हैं ना, वो आपने अपनी आउटलाइन में शो करवाने होते हैं कि भाई मैं अपने ऐसे में ये एस्पेक्ट्स को लेके चलूंगा, मैं इन एस्पेक्ट्स पे जाके ऐसे लिखूंगा। ठीक है। वो आपकी आउटलाइन के जो है ना वो एक फेस होता है। अब वो किस तरह से लिखना है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं बताऊंगी। ठीक है। अभी पहली क्लास है, अब कोई ये मुझे ये ना कह दे कि मैम तो कही जा रही है नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास, तो भाई नेक्स्ट क्लास में ही बकायदा प्रोसीजर से हम स्टार्ट करेंगे। आउटलाइन कैसे बनाते हैं, ये हमारी जो सेकंड क्लास होगी इसकी, उसमें हम आउटलाइन सीखेंगे। ठीक है। फिर आउटलाइन के बाद आपका कंपोनेंट कौन सा आता है, आपका आता है इंट्रोडक्शन, जो कि 1.5 पेज का आपका इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन में आपने सारे एलिमेंट्स को मर्ज करना होता है जो आपने आउटलाइन में दे दिए। फिर आती है आपकी मेन बॉडी या बॉडी पैराग्राफ्स जिनको बोलते हैं। वो आप जितने आपकी हैसियत है या जितनी आपकी राइटिंग स्पीड है उसके अकॉर्डिंग आप अपने मेन बॉडी पैराग्राफ जो होते हैं उनको आप लिख सकते हैं आउटलाइन में। जो आपने आउटलाइन में अपने स्टांस दिए होंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई टॉपिक है चैलेंजेस पे और आप चैलेंजेस को लिख रहे हैं, 3-4 लाइंस इधर लिख रहे हैं आउटलाइन में, तो वो 3-4 लाइंस जो है उनके 3-4 पैराग्राफ्स आगे जाके बॉडी पैराग्राफ बनेंगे। ठीक है। और 15 to 18 लाइंस का एक पैराग्राफ जो होता है वो एक्सटेंडेड पैराग्राफ होता है, आप इससे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है। फिर आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन भी आपका 1/2 पेज का होता है। ठीक है। ये सारे लिखने हम सीखेंगे। की फीचर्स आपके क्या होने चाहिए, आपके ऐसे में कौन सी ऐसी चीजें होनी चाहिए जिनके बिना आपका ऐसे पास नहीं हो सकता। सबसे अहम चीज है कि आपकी क्लैरिटी ऑफ टॉपिक, आपको पता हो कि टॉपिक कहाँ से आया है,
टॉपिक को किस तरह से आपने क्रैक करना है, इसकी बेसिक डोमेन्स क्या हैं, ठीक है। आपको वहां पे जो उसके की फैक्टर्स होते हैं उनको क्रैक करना होता है। आपने टॉपिक जो है उसके उससे बाहर नहीं जाना, जो वहां पे मेजर आपको वर्डिंग दी हुई है आपने उसको क्रैक करने की कोशिश करनी है, ठीक है। फिर दूसरी कोहेरेंस होनी चाहिए, आइडियाज आपके क्लियर होने चाहिए, अमलगमेशन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो ऐसे है वो एक लाइन तो प्रॉब्लम की बता रहा है, दूसरी सोल्यूशन की बता रहा है और तीसरी में सजेशन दे रहा है। नहीं, एक पैराग्राफ अगर आप प्रॉब्लमेटिक पैराग्राफ लिख रहे हैं तो स्टार्ट से एंड तक वो प्रॉब्लमेटिक पैराग्राफ ही रहना चाहिए। उसमें आप फैक्ट एंड फिगर्स डालें, आप कोटेशंस डालें, आप जिस तरह से भी स्टांस को क्लियर करना चाह रहे हैं वो आप क्लियर करेंगे। कि फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज अगर प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम क्यों है, इस प्रॉब्लम के पीछे फैक्टर्स क्या है, वो जो आपने एक हेडिंग आउटलाइन में डाली होगी उस आउटलाइन की हेडिंग को आपने वहां पे जस्टिफाई करना है कोहेरेंस के साथ, क्लियरेंस विद आइडियाज के साथ। आपकी डोमेन स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, जो कि हम सीखेंगे भी। अच्छा जी, ऑथेंटिक होना चाहिए, मनगढ़ंत कहानियां नहीं होनी चाहिए, अपना नाम यूज नहीं करना, वहां पे रेफरेंस की बात करनी है। और रेफरेंस की बात भी आपका एलिमेंट ऑफ डिफरेंस होता है। एक पैराग्राफ है जो कि सिंपल लिखा हुआ है, ठीक है, अब उसमें नहीं पता कि उस पैराग्राफ को किसने डेवलप किया या वो किसकी थॉट्स को पोर्ट्रे कर रहा है। एक पैराग्राफ है जिसमें रेफरेंस डाला हुआ है कि अकॉर्डिंग टू दैट फिलोसफर, अकॉर्डिंग टू दैट इकोनॉमिस्ट, ठीक है, ये बात ये इस तरह से चली थी, ठीक है, या मैंने फला आर्टिकल में पढ़ा था तो वहां पे ये बात इस तरह से कोट की गई थी। अब एक पैराग्राफ जो कि नॉर्मल है, एवरेज है, वो पैराग्राफ ज्यादा मार्क्स लेगा या वो पैराग्राफ ज्यादा मार्क्स लेगा जिसमें रेफरेंस बताया गया है कि भाई ये फला आर्टिकल में पढ़ा हुआ था, ठीक है, या ये 2024 की रिपोर्ट में पढ़ा था मैंने, या ये एक इकोनॉमिस्ट की बात है। क्या कहते हैं आप लोग, किसके पैराग्राफ को ज्यादा वेटेज मिलेगी? माइक पे आके दें मुझे। रेफरेंस वाले को। रेफरेंस वाले को, और रेफ- यही एलिमेंट ऑफ डिफरेंस होगा, ठीक है आपका। जो कह रहे थे कि एलिमेंट ऑफ डिफरेंस कहाँ से आएगा, तो यही एलिमेंट ऑफ डिफरेंस है। जब आप कोटेशन, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं अरस्तु ने ये कहा, ठीक है, अरस्तु की बात को कोट करते हैं, कोट करते करते ये जरूरी नहीं है कि आप अरस्तु की बात तो इतनी सी होगी, इतनी सी बात आपने कोट कर दी, आगे अपनी बात करनी शुरू कर दें। अब इस कोट को आपकी बात जब कंटिन्यूटी देगी तो वो आपका एक रेफरेंस की थ्रू स्टांस जो होगा वो आपका एलिमेंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करेगा, बजाय इसके कि आप एक ले मैन की तरह पैराग्राफ जो है वो वहां पे लिख के आए, ठीक है। और ये हम देखेंगे, ये कुछ इस और इसके लिए ज्यादा नहीं, लेकिन आपको कुछ थोड़ा बहुत जो है ना वो इस तरह से मेहनत करनी होगी, जो कि आपको कुछ इकोनॉमिस्ट बता दिए जाएंगे, ऐसे कॉमन इकोनॉमिस्ट होंगे जो जिन्होंने उन इश्यूज पे बात की होगी जो मैं आपको इश्यूज करवाऊंगी। इसी तरह पॉलिटिशियंस बताए जाएंगे, इसी तरह कोटेशंस कुछ बता दी जाएंगी। वो कोटेशंस ऐसी होंगी जो कि हर हर ऐसे में आपके मतलब फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिक्स पे हैं तो वो पॉलिटिकल स्टांस में अगर किसी भी डोमेन में ऐसे आ जाता है तो आप उसको वहां पे कोट कर सकें। कुछ कंट्रीज का डाटा आपके साथ शेयर किया जाएगा जो कि आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से जब आप सजेशन में जाएंगे तो वहां पे आप कोट कर सकेंगे कि इस कंट्री में भी ये ही प्रॉब्लम था जो आपने बोला और इस कंट्री ने इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व किया, ठीक है। तो वो भी आपका जो है एक एलिमेंट ऑफ डिफरेंस क्रिएट करेगा। साथ में आपको आर्टिकल रीडिंग के लिए दिए जाएंगे, आर्टिकल जब आप डेली बेस पे डॉन के पढ़ेंगे तो वहां से भी आपके रेफरेंस जो है वो कलेक्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो ये चीजें आपकी वहां से कवर अप होनी शुरू हो जाएंगी और यही आपका एलिमेंट ऑफ डिफरेंस होगा। फिर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है कि वो ठीक हो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स ना हो, पैराग्राफ स्ट्रक्चर बेहतर हो। आपने पैराग्राफ जो है ना वो फुल फ्लेज उनको अपना जो एक स्टांस देना चाह रहे हैं वो कन्वे कर दें, वो टूटा फूटा ना हो, वो इनकम्प्लीट ना हो। और फिर आपकी आ जाती है लास्ट पे प्रेजेंटेशन, जो कि आपको ये चीजें एड अप करवाती हैं, ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो प्रेजेंट अच्छा कर लें। प्रेजेंट अच्छे करने से मुराद ये है कि उनका पैराग्राफ का स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, उनकी मार्जिन लाइन बेहतर होनी चाहिए, उनकी एक जो है ना वो फिर अपने लिखने में जो है ना वो अपनी स्पीड पे काम करें कि उनको कम टाइम में वो ज्यादा लिख सकें और अच्छा लिख सकें। और ये होगा जब आप डेली बेसिस पे लिखेंगे। मैंने ऐसे की विद इन वीक 3 क्लासेस इसीलिए रखी हैं ताकि हम जो है उसमें राइटिंग प्रैक्टिस लाजमी कर सकें। राइटिंग प्रैक्टिस के बिना ऐसे कुछ भी नहीं है, ये क्रैमिंग नहीं होता। तो ये कुछ की फीचर्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं कि ऐसे होता क्या है। ऐसे आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, पैराग्राफ और कंक्लूजन का एक मर्जर होता है, ठीक है।
की फीचर्स आपके साथ मैंने शेयर किए कि क्लैरिटी होनी चाहिए आपके टॉपिक, आपको टॉपिक क्लियर होना चाहिए, कोहेरेंस होनी चाहिए, क्लियर हो आपके आइडियाज क्लियर हो, आपको डोमेन का पता हो और आपका स्ट्रक्चर बेहतर हो। फिर आपके पास रेफरेंसेस होनी चाहिए ताकि आप ऑथेंटिक कंटेंट दें, और आपका एक जो है ना वो आपके पास एक मार्जिन हो कि हाँ भाई इस बंदे ने किसी बंदे की बात कोट की है, अपनी फिलोसफियां नहीं झाड़ी यहाँ पे। ठीक है, फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ये जो 1 मंथ का सेशन है इसमें मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर तो नहीं करवा सकती, लेकिन मैंने अपने प्रीवियस बच्चों को सेंटेंसेस पे काम करवा दिया हुआ है। उनका ये काम मैंने डन करवाया क्योंकि वो लोग पिछले 2 महीनों से पढ़ रहे हैं, आई थिंक, या 3-4 महीने हो गए हैं उन लोगों को हमारे साथ, तो वो ये चीजें सीख चुके हैं। जो न्यू बिगनर आएंगे हमारे पास स्टूडेंट्स, उनको मैं अलग से डील करूंगी, उनकी इन प्रॉब्लम्स को मैं उनकी राइटिंग प्रैक्टिस में ही करेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि वो जो काम लिख के ला रहे हैं ना, मैं उसी में से उनको पॉइंट कर दूं कि किसका सेंटेंस स्ट्रक्चर पे काम होने वाला है, किसको किस डोमेन पे जाके काम करना है, किसको किस डोमेन पे काम करना है। तो वो जो आप राइटिंग प्रैक्टिस लेके आएंगे या रिटन एसेज लेके आएंगे, उसी के थ्रू आपको जो है ना क्लास में ही गाइड कर दिया जाएगा। कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो आप बता सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम जो है ना वो आगे चलते हैं। मैम काइंडली ये बताइएगा कि स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए इसकी, वर्डिंग कितनी होनी स्ट्रेंथ पे चाहिए और टाइम। देखें, वर्डिंग 1 आवर आपके पास होगा, आपने कोशिश करनी है कि उस 1 आवर में आप अपना ऐसे कंप्लीट करें। आपका मेन टारगेट सिर्फ ऐसे को कॉम्प्रिहेंसिव बनाने में और कंप्लीट करने पे होना चाहिए, वर्डिंग पे नहीं होना चाहिए, पेजेस पे नहीं होना चाहिए। ना तो वहां पे कोई आपके वर्ड्स गिनने, वो आपको ना एक मिनिमम रेंज बताई जाती है कि 1500 तक जो है ना वो आप लिख सकते हैं अपने ऐसे में। ठीक है, मैडम मतलब 1500 तो फिर हो ही हो ना, लेकिन 1500 से ऊपर भी आप जा सकते हैं। कोई वहां पे गिनने नहीं बैठा हुआ और कोई भी वहां पे क्वांटिटी को लेके इतना खपने की जरूरत नहीं है। बस इतना हो कि आपका ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव हो प्लस कंप्लीट हो। इनकम्प्लीट होगा, आपने कंक्लूजन नहीं लिखा, आप फेल हो। क्लास कंप्लीट ये करके ना आना है चंद ऐसे। सेकंड्स में क्लास एंड हो जाएगी, तो आपने इसी लिंक पर क्लिक कर कर क्लास दोबारा ज्वाइन कर लेनी है। 5 मिनट के अंदर अंदर ज्वाइन कर लीजिएगा, 5 मिनट हम आपका इंतजार करेंगे, उसके बाद क्लास रीस्टार्ट हो जाएगी। ये अभी बस। फरहाना मैम उर्दू, जी जी सर करें जी कंप्लीट आप आप करें अपनी मैडम, बात। कंटिन्यू। फरहाना मैम जो आपका क्वेश्चन है ना उर्दू का, उर्दू की भी सेम यही पैटर्न है, सेम यही गाइडलाइन उर्दू के लिए भी है, लेकिन उर्दू की राइटिंग प्रैक्टिस हम सेपरेटली करवाएंगे। ठीक है, लेकिन चीजें उर्दू में भी यही हैं जो मैं अभी बोल रही हूँ, कोहेरेंस, क्लैरिटी, और जिस तरह से मैंने टॉपिक का बताया आपको क्रैक करना, और जिस तरह से जितनी भी चीजें अभी तक मैंने बताई हैं, ये मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट्स बना लिए हो, लिख लिया हो आप लोगों ने ये चीजें, क्योंकि ये चीजें आपको बार बार ऐसे में अपने आप को याद करवानी पड़ेगी कि मैम ने ये बताया था। और लेक्चर में एक टाइप लेंगे, उस टाइप को हर लेक्चर में हम एक टाइप लेंगे, उस टाइप की हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उसकी नेचर क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, उसके लिए नॉलेज कैसा चाहिए, उसका क्राइटेरिया ऑफ चेकिंग क्या होता है, जो कि एक आपका बैठा हुआ है एग्जामिनर, वो किस तरह से उसको चेक करेगा। तो ये सारी चीजें हम 1-on-1 अपनी क्लासेस में हर लेक्चर के बाद में जो डिस्कशन हुआ करेगी उसमें हम ये चीजें डिस्कस किया करेंगे, ताकि आप लोगों को पता हो कि ऐसे की टाइप्स कितनी है और उनको करना किस तरह से है। ये सारी चीजें सेटअप हो चुकी हैं, लेकिन हम जो है वो 1 बाय 1 करेंगे, एक ही क्लास में ये सारी चीजें नहीं हो सकती। ठीक है, सोशल एसेस क्या होते हैं, इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, इनकी डोमेन क्या होती है, डाटा कलेक्शन कहाँ से होगी, फिर जो आर्टिकल आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपने पढ़ना कैसे है, रीफ्रेज कैसे करना है, और उसकी वोकेबलरी को किस तरह से कलेक्ट करना है, ये सारी चीजें आपकी डेली की क्लासेस में शामिल होंगी। आज की डोमेन है हमारी क्लाइमेट चेंज की। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज जो है ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी करंट चल भी रहा है, और इसको जो है अभी हर एक जो एग्जामिनर है या एग्जाम आ रहा है, सीएसएस का हो, पीएमएस का हो, या आपका ये पीपीएससी के जो भी पेपर आ रहे हैं ऐसे के, उसमें कहीं ना कहीं वो इसको टच कर रहे हैं। अभी कल या परसों तहसीलदार का जो हुआ है उसमें भी क्लाइमेट पे ऐसे आया हुआ, तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। समझना है आपने मेरे डाटा को कॉपी करने की, या इस चीज को ना तो अपने डाटा कॉपी करना है, मेरा डाटा भी कॉपी नहीं करना, सिर्फ सुने मुझे
और जो समझ आती है उसको लिख लें। ठीक है, लेकिन गाइडेंस में जो चीजें आपको बताई जाएंगी, जो कहा जाएगा कि अब इन इन चीजों को आपने मर्ज करके ऐसे लिखना है, उस पे आपने फोकस करना है। अभी डोमेन समझनी है। डोमेन समझने के बाद आपका जो काम होगा वो ये होगा कि आपने इस पे आर्टिकल्स पढ़ने हैं। जब मैं एक चीज आपको बता दूंगी, उसके फैक्ट एंड फिगर्स बता दूंगी, एक करंट सिनेरियो बता दूंगी, तो जब इसके बाद आप जाके खुद सर्च करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जाएगी। और खुद स्टडी जरूर करनी है, क्योंकि वहां पे डोमेन नहीं आएगी, वहां पे आएंगे टॉपिक। तो जब तक आप इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में जाके खुद से सर्च करके इसके बारे में डाटा गैदर नहीं करेंगे, आप लोग ऐसे नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, मैं कोशिश यही करूंगी कि मैं मोस्टली चीजें आपको यहीं पे कवर अप करवा दूं। ठीक है, अब क्लाइमेट चेंज होता क्या है बेसिकली, अब यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन बाय यूनाइटेड नेशन। ये होता है रेफरेंस, ये होती है आपकी बात की अथेंटिसिटी, और ये होता है बाकी लोगों से अलग बात कर देना। माइट बी पॉसिबल बाकी लोग भी यही डेफिनेशन लिखें, लेकिन वो ये ना लिखें कि ये उन्होंने ली कहाँ से, क्योंकि लोगों को चीज तो याद रहती है लेकिन वो सोर्स याद नहीं रहता। तो आपका चीज के साथ साथ सोर्स पे भी फोकस होना चाहिए, कि आपको सोर्स भी पता हो कि आपने कहाँ से ये चीज पढ़ी थी और कहाँ से आपने ये चीज उठाई है। ठीक है, तो सोर्स आपने लिख लेने हैं। जब भी कहीं से पढ़े, कोई आर्टिकल भी पढ़े, तो उस आर्टिकल का नेम लिख लें, उस राइटर का नेम लिख लें। तो वो चीज आपने लिख के उसको जो है ना आगे रेफरेंस में ऐड करनी है। अब क्लाइमेट चेंज में आपको यहाँ पे पूरी डेफिनेशन लिखी है, लेकिन मैं आपको इसका ओवरव्यू दूंगी कि क्लाइमेट चेंज जो अभी हम कुछ सालों से देख रहे हैं कि एक अब्रप्ट चेंज आया है हमारे। ठीक है, अब एक अब्रप्ट चेंज आया है जो जिसने हीट कर दी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो गया है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में 40-50 तक जा रहा होता है, सर्दियां थी तो हमारा एयर इंडेक्स इतना बुरा था कि जो है ना वर्स्ट 3 सिटीज में हमारा लाहौर सिटी जो है वो कंसीडर हुआ था कि ये जो है वो आपकी लाइफ के लिए डेंजरस हो चुका है, आपके सांस लेने के लिए ये डेंजरस हो चुका है। इस कदर जो है ना पोल्यूटेड इन्वायरमेंट हो चुका है आपका। आपका एयर इंडेक्स जो 1300 तक 1200 तक गया, 1300 तक तो लाहौर का गया है। तो ये चीजें जो है ये बेसिकली क्लाइमेट चेंज के जुमरे में आती हैं। क्लाइमेट चेंज होता है कि आपके टेम्परेचर में एक शिफ्ट आ गया है, और वो शिफ्ट ऐसा है कि जो कि डेंजरस है, जो कि आपकी लाइवलीहुड को लेके, आपकी फील्ड्स को लेके, आपकी जो ह्यूमैनिटी है उनको भी जो है वो डिस्ट्रॉय करने पे आ गया है। तो ये शिफ्ट वो कहते हैं कि मे बी नेचुरल, ये नेचुरल भी हो सकता है, लेकिन इसका मेजर जो पार्ट है वो हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हमारा जो एक हमने एग्रेरियन से इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ मूवमेंट की है। और तमाम डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन पे हैं। हर बंदे को जो है अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है, हर बंदे को अपनी ग्रोथ बढ़ानी है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा के अपनी जो है ना वो प्रॉफिट बढ़ाना है। तो ये जो आगे से आगे बढ़ने की एक हमारे अंदर एक शामिल हो चुकी है ना चीज, ये हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन और फिर मोस्ट डेंजरस इन्वायरमेंटल सिचुएशन में डाल रही है। कैसे डाल रही है, जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं तो आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जब चीजें बनती हैं तो वो चीजें जब बन रही होती हैं तो उनका जो धुआं उड़ रहा होता है और जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारी चीजें मैनेज करने की तरफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के जो बैठे हुए हैं होल्डर्स, उनको उसकी तरफ ख्याल ही नहीं होता। उनको सिर्फ ये है कि हमने प्रोडक्शन बनानी है, वो प्रोडक्शन बनाते हैं, बेचते हैं, अपना दैट्स इट। उन्हें ये नहीं पता कि उनका जो ये वेस्ट मटेरियल निकल रहा है ये किस कदर खतरनाक है। ठीक है, तो उसको मैनेज नहीं करते तो वो जो है वो आपके इन्वायरमेंट को फिर हीट अप करता है। उसमें ऐसी गैसेस जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं कि वो आपके लिए फिर डेंजरस हो जाता है। अब इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म शिफ्ट इन टेम्परेचर्स एंड वेदर पैटर्न। दिस शिफ्ट मे बी नेचुरल बट सिंस द 1800, अब ये जो 1800 यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपका एक फैक्ट है, एक फिगर है। ठीक है, ये एक फैक्ट है, ये एक फिगर है जो कि आपकी अथेंटिसिटी को बढ़ाएगा। ह्यूमन एक्टिविटीज हैव बीन द मेन ड्राइवर ऑफ क्लाइमेट चेंज प्राइमरली ड्यू टू द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जो हम जला रहे हैं उसकी वजह से, कौन से कोल हो गया, ऑयल हो गया, गैस हो गया, विच प्रोड्यूसेस हीट ट्रैपिंग गैसेस। तो ये हीट को ट्रैप करने वाली गैसेस प्रोड्यूस करता है, और उससे फिर हमारा एनवायरनमेंट जो है वो मजीद खराब होता है, और फिर उसमें हमारे लिए सांस लेना भी जो है हमें 700 बीमारियों के नजदीक ले जाता है। ठीक है, अब कौन से काजेज हैं,
जो कि क्लाइमेट चेंज के जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं, जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज जो है वो दिन ब दिन जो है वो हमारे लिए खतरनाक होता जा रहा है। जनरेटिंग पावर, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, अब उसके लिए भी हमारे पास जो गैसेस यूज होती हैं, जो ऑयल यूज होता है, वो सारी चीजें जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड जो है उसको एमिट करता है, और उससे क्या होता है वो आपके लिए, आपके इन्वायरमेंट में, आपके ईयर इंडेक्स में जाके एक हीट ट्रैपिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, और साथ में ही वो आपके लिए बीमारियां भी पैदा करता है। तो कौन सा मेजर काज है? जनरेटिंग पावर। फिर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, यानी कि अभी जो मैंने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, जितनी भी हम इंडस्ट्रीज हमारे मुल्क में चल रही हैं या ऑल ओवर जो है वर्ल्ड उसमें चल रही हैं, वो सारी चीजें जो है वो काज बनती हैं आपकी क्लाइमेट को चेंज करने का, और ऐसा चेंज जो कि नुकसानदेह है, पॉजिटिव नहीं है। कटिंग डाउन फॉरेस्ट, अब क्या होता है कि हमने अपनी आबादियां, पॉपुलेशन बढ़ गई है, या इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए हमने अपने जो जितने भी हमारे पास ग्रीनरी थी उसको काट दिया हुआ है। हमारे पास जितने भी फॉरेस्ट थे हमने काट दिए हुए हैं कि हमें यहाँ घर बनाना है, या हमें इस जमीन को जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज करना है, व्हाट्सएवर जो भी आपका पर्पज हो, लेकिन आपने जो फॉरेस्ट है उनकी कटिंग कर दी। अब जो दरख्त होते हैं, आपको पता है ये आपके एयर इंडेक्स को बेहतर करते हैं, तो जब ये भी काट दिए गए तो ये भी आपके लिए एक काज बन गया क्लाइमेट को चेंज करने का। अब अभी सीएसएस में या शायद पीएमएस में ये ऐसे आया हुआ था कि डिफॉरेस्ट्रेशन पे ऐसे आया हुआ था। अब डिफॉरेस्ट्रेशन पे देखिए, टॉपिक या डोमेन आपने पढ़ी होती हैं, आपको वहां पे जस्ट एक बैकअप देना होता है अपने उस डाटा को जो आपने पढ़ा हुआ है, कि हम उसमें से कौन सी चीज जो है उसको उठा के इस टॉपिक में लिख सकते हैं। अब जिन्हें पता है कि डिफॉरेस्ट्रेशन क्या होती है, या जिन्होंने क्लाइमेट चेंज में पढ़ा हुआ होगा, उन्हें वो टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा कि डिफॉरेस्टेशन होती है कि आपने दरख्तों की कटिंग की। अब दरख्तों की कटिंग जैसे मैंने यहाँ पे जिक्र किया, इसकी रीजंस क्या है? आपकी अर्बनाइजेशन है, आपकी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है। ये सारी चीजें जो यहाँ पे डिस्कस की हैं, यही वहां पे काज बन जाते डिफॉरेस्ट्रेशन का। फिर आप इसको सजेस्टिव वे में ले जाते तो आपका ऐसे हो जाना था, ठीक है। यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन, हम ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, उसमें गैसेस निकलती हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट होता है, ठीक है। वो भी आपका जो है वो ग्रीन हाउस को जो है इफेक्ट करता है, और आपके लिए आपका इंडियर एयर इंडेक्स जो है उसको डेंजरस कर देता है, आपके रहने के काबिल नहीं रहता, और फिर आपको मूव करना पड़ता है कि जनाब ये सिचुएशन जो है ना अब किसी गांव में जाके ही ठीक होगी, सिटीज तो अब इस काबिल नहीं रहे। प्रोड्यूसिंग फूड, ये भी उसी में इंडस्ट्रियलाइजेशन में आ जाता है। अच्छा, ये थे मेजर काजेज जो कि पुश करते हैं क्लाइमेट को चेंज करने के लिए अब्रप्टली, कि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की, हमने ट्रांसपोर्टेशन यूज की। तो ये सारी चीजें जो इनके इफेक्ट्स होते हैं वो फिर क्या होते हैं, जब हमने एक चीज को रेस तो कर दिया, हमने पुश तो कर दिया, जिसमें हमारा क्लाइमेट तो चेंज हो गया, अब्रप्ट चेंज आ गया, एसिड रेन आ गई, ठीक है, सारी चीजें मिक्सअप तो हो गई। अब ये हमारे लिए खतरनाक कहाँ साबित होंगी? ये करेंगी क्या? हीट ट्रांसमिट हुई, ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो उन पे इफेक्ट पड़ा, आपका ट्रांसपोर्टेशन, ऑयल गैस प्रोडक्शन आपकी बेहतरीन हो गई, लेकिन उसने जो काम किया उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा? इफेक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, और इफेक्ट्स आपने जहां जहां प्रॉब्लमेटिक ऐसे लिखना है, जहां पे आपको कोई ऐसा ऐसे आए कि ये प्रॉब्लम रेज हुई है, वहां पे आपने प्रॉब्लम के काजेज बताने के साथ इफेक्ट लाजमी दाखिल करने हैं, लिखने हैं। इफेक्ट लिखना भी आपके लिए एक एलिमेंट ऑफ डिफरेंस होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, काज लिखे फिर उसके बाद डायरेक्ट सोल्यूशन दे दिए, यानी कि प्रॉब्लम क्यों रेज हुई और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके इफेक्ट्स क्या हैं वो लोग इमिट कर देते हैं। अब आपका चूंकि शॉर्ट ऐसे है, आप लोगों ने 1 आवर में लिखना है, तो आप इफेक्ट्स की 1 से 2 हेडिंग ऐड कर सकते हैं, या एक ही हेडिंग एक ही पैराग्राफ में आप सारे पॉइंट्स मर्ज करके वहां पे लिख सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज क्या करेगा। ये आपके टेम्परेचर को हॉट कर देगा, जो कि अभी लास्ट टाइम 40 डिग्री तक भी गया है, ठीक है, 50 डिग्री तक भी गया है, तो ये आपके टेम्परेचर को मजीद जो है वो गर्म कर देता है। तो जब मजीद गर्मी आती है तो उसे आपको भी पता है कि कितना डैमेज होता है, ठीक है। वाइल्ड फायर्स आ जाती हैं, ठीक है, हाई टेम्परेचर जो है वो जो ह्यूमैनिटी के लिए भी नुकसानदायक है, डेथ्स हो रही होती हैं। और फिर लेबर के लिए नुकसानदायक है कि लेबर काम नहीं कर पाते, जो डेली वेजेस होते हैं, वो वेजर्स होते हैं, वो अपनी दिहाड़ी पे नहीं जा सकते। अब वो जब काम करने नहीं जाएंगे,
ठीक है, जब वो काम करने नहीं जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा, और जब सोर्स ऑफ इनकम नहीं रहेगा तो वो क्या करेंगे, वो बेचारे अनएम्प्लॉयड और पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, एक टेम्परेचर बढ़ने के साइड इफेक्ट्स इतने होंगे कि बीमारियां तो लगेंगी लगेंगी, साथ में जो डेली वेजेस हैं, जो फैक्ट्रियों में जाके काम करते हैं, वो बेचारे काम नहीं कर पाएंगे, उनकी रोजगार चला जाएगा, रोजगार के जाने से अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ वो बर्डन हो जाएंगे और पॉवर्टी लाइन में चले जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है लिंक किस तरह से आपने क्रिएट करना है इफेक्ट्स का। और यही चीजें हैं जो आपने एक पैराग्राफ में लिखनी होती हैं कि अच्छा जी, वो टेम्परेचर रेज हुआ, टेम्परेचर रेज होने से जो है वो इलनेस हुई, जब बीमार हुए, और हाई टेम्परेचर की वजह से वर्किंग आउटडोर जो है वो आप उनका जो है वो उसको डिफिकल्ट बना दिया गया, उनकी पॉवर्टी आ गई। ये सारी चीजें आपने फिर एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर में प्रॉब्लमेटिक में लिखनी होती हैं। मोर स्वेयर स्टॉर्म्स आते हैं, आपने देखे आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, फिर कहीं पे जो है वो वाइल्ड फायर्स, ऑस्ट्रेलिया में सुना होगा आपने, हर आउटसाइड कंट्रीज में एक वाइल्ड फायर जो है वो एक हीट अप स्टेन जो है वो उठती है, और उससे जो खड़ी फसलें होती हैं वो जल जाती हैं, खड़ा आपका जितना भी मटेरियल होता है वो जल जाता है, स्टॉर्म्स आ जाना, फ्लड आ जाना, क्योंकि आपके ग्लेशियर्स जो है वो पिघलते हैं, गर्मी इतनी होती है, आपका जो आइस जो है वो मेल्ट होती है, सी लेवल राइज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके लिए मजीद इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस लेके आती हैं, मजीद फाइनेंशियल लॉस लेके आती हैं, कि फिर इन चीजों को कवर करने के लिए आपको फाइनेंस भी लगाना पड़ता है, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी डैमेज हो जाता है, ड्रॉट्स आ जाते हैं, वार्मिंग, रेजिंग ओशंस, वही जो सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, लॉस ऑफ स्पीशीज, आप जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी जो है वो जहां जहां रह रही होती हैं उनको उनकी प्लेसमेंट भी जो है उनकी डिस्प्लेस हो जाती है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को टॉपिक की? माइक पे आप के काइंडली बताइएगा, कमेंट सेक्शन में नहीं जा रही मैं। जी मैम समझ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपका कॉज पढ़ लिए, इफेक्ट्स पढ़ लिए, और फिर इनको जो सॉल्व करना है। अच्छा जी, ठीक है, ये सारी चीजें इफेक्ट्स में आ गई। अब इनको आप सॉल्व किस तरह से करेंगे, सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सजेशंस देनी होगी। ये बेसिक आपकी डोमेन है, पहला इंट्रोडक्शन होता है आपके ऐसे का। ठीक है, जब आप इंट्रोडक्शन लिख लेते हो तो फिर आपने बताना है कि काजेज क्या है उस चीज के। अभी जो रिसेंट पेपर आया हुआ था वो कोई कमेंट सेक्शन में करेगा सेंड, तहसीलदार का, जिसमें क्लाइमेट का जो है ना टॉपिक है, प्लीज कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा जरा। जी मैं सेंड करता हूँ मैम, पहले भी सेंड किया। वो अगेन सेंड कर दें क्योंकि मीटिंग एंड हो गई थी ना। मैं चाह रही हूँ टॉपिक को देख के ही आपको बताया जाए कि कौन सी चीजें जो है ना वो। जी मैम आ गया करो, सेंड कर दिया मैम। अच्छा जी, उर्दू करनी चाहिए, इंग्लिश क्या चाहिए? अच्छा जी, अब यहाँ पे है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इम्पैक्ट। अब यहाँ पे काजेज नहीं पूछे हुए, उन्होंने इम्पैक्ट्स पूछे हुए हैं जो अभी हमने डिस्कस की है। अब ये सिर्फ यही इम्पैक्ट्स नहीं है, आपने इस टॉपिक को पढ़ना है, क्योंकि हमारी पहली क्लास थी और कुछ मुझे इंट्रोडक्टरी क्लास भी लेनी थी, तो ये डोमेन जो है ना वो थोड़ी शॉर्ट हो गई। लेकिन इसके कुछ और काजेज इम्पैक्ट्स भी हैं, जिसमें आपका, आपकी जो फसलें हैं, आपने देखा होगा कि फसलों का टाइम पीरियड चेंज हो गया है, जो सर्दियों में होती थी वो अब गर्मियों में आ गई है, और जो गर्मियों में होती थी वो सर्दियों में चली गई है। तो ये क्या है, ये हीट ट्रैपिंग सिचुएशन है। ये वो सिचुएशन है जो क्लाइमेट चेंज के जुमरे में आती है, कि आपका वेदर पैटर्न चेंज हो गया हुआ है। ठीक है, फिर आपका क्या होता है कि लाइफ स्टॉक जो है उस पे इफेक्ट पड़ते हैं। कैसे पड़ता है कि उनकी जो फूड की क्वांटिटी होती है उसको हीट स्ट्रेस की वजह से वो रिड्यूस हो जाती है, डिजीज आ जाती हैं, उनकी कंडीशंस को मेंटेन करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, लेबर वर्कफोर्स आपकी डिक्लाइन हो जाती है, एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं, जहां आपको बिजली 10 यूनिट चाहिए होती है, गर्मियों में आपको 20 यूनिट चाहिए होती है। तो एनर्जी का तो पहले ही लॉस चल रहा है आपकी कंट्री में, ठीक है, डेफिशिएंसी चल रही है, तो ये एनर्जी क्राइसिस आ जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल लॉस हो जाता है जब आपका। तो ये सारे वो इम्पैक्ट्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए, वो इम्पैक्ट्स आप यहाँ पे डाल देंगे। अब देखिए, यहाँ पे सिर्फ इम्पैक्ट्स डाल के आपने ऐसे कंक्लूड नहीं कर देना। अब एक चीज है, अब यहाँ पे आपने क्लाइमेट चेंज बताया क्या है, उसका इम्पैक्ट बताया क्या है, लेकिन ऐसे इनकम्प्लीट रहेगा अगर यही दो चीजें बताएं। साथ में आपने उसका सोल्यूशन देना ही देना है, जहां जहां आपसे प्रॉब्लम पूछी जाएगी, जहां जहां आपसे
आपने सजेशंस अपने पास से लाजमी लिखनी है, और ये रिक्वायर्ड होती हैं। ये आपको ये नहीं कि ऐसे में नहीं थी शामिल, यहाँ पे उन्होंने इफेक्ट नहीं पूछे, सोल्यूशन नहीं पूछे, नहीं, ये रिक्वायरमेंट है आपकी ऐसे की, तो आपने सजेशंस वहां पे डालनी ही डालनी है। अच्छा, आप क्या कर सकते हैं, आप नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस की तरफ जा सकते हैं। उनमें क्या हो सकता है, क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी कैन हेल्प डाइवर्ट द बर्डन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, आप इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं इकोनॉमी में और इन्वायरमेंट में। ठीक है, फिर आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर, CO2 एमिटर कंट्रीज हैं, अभी आपने जीके में पढ़ा होगा, टॉप कंट्री कौन सी है एमिटर में, CO2 एमिशन में? कहना है मैम। चाइना है ना। तो चाइना जो है, ये जो चाइना हो गया, US हो गया, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो बेसिकली उन पे ये एक कॉस्ट डलनी चाहिए कि वो जो इन्वायरमेंट उनकी तरफ से खराब हो रहा है उसको जस्टिफाई भी करें, उसके करेक्शन के लिए चीजें करें। ठीक है, फिर आपका जो वो वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रियलाइजेशन से हमने बताया कि निकलता है, तो आपको उसको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए। ठीक है, आपके पास ऐसी जो है ना इक्विपमेंट्स होने चाहिए, ऐसी मैनेजमेंट फैसिलिटीज होनी चाहिए कि वो आपका मैनेज हो सके, बजाय इसके कि वो जो है वो आपके इन्वायरमेंट में शामिल होकर उसको डिग्रेड करे। डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स होने चाहिए आपके पास। तो ये वो सजेशंस है जो आप वहां पे दे सकते हैं। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करना चाहेंगे उन लोगों को कोई काम करने हैं, वो एक तो आपने देखा होगा कि कॉप मीटिंग्स हुई हुई हैं। ठीक है, COP 28 हुई थी अभी लास्ट टाइम। तो इनको आपने पढ़ना है कि बेसिकली इनका मकसद क्या था। ठीक है, वो भी आपको क्लाइमेट चेंज से एक अवेयरनेस प्रोवाइड करेंगी और आपको ये बताएंगी कि क्लाइमेट चेंज को बेहतर करने के लिए, इस क्लाइमेट को या CO2 एमिशन को बेहतर करने के लिए लोगों ने क्या क्या, उस मीटिंग में कौन सी सजेशंस रिक्वायर्ड हुई हैं। ठीक है, कौन कौन से कंट्रीज शामिल हुए और उन कंट्रीज पे कितना जो है वो इन्होंने कॉस्ट ऐड की, और किन कंट्रीज को कितना टारगेट दिया कि आपने इतना जो है वो उस काबू करना है, आपने इतना CO2 एमिशन जो है उसको कम करना है। ठीक है, नेट जीरो फाइनेंस टर्म एक यूज हुई, जिसमें इन्होंने कहा कि जनाब आप जो है वो जो फैक्ट्रीज हैं या ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल है जो इसमें ऐड ऑन करता है क्लाइमेट को चेंज करने में या डेंजरस बनाने पे, उस पे फाइनेंस किया जाए, क्लाइमेट फाइनेंसिंग की जाए, बकायदा इसका हिस्सा रखा जाए अपने बजट में, जो कि हर कंट्री जो है वो फिर इस इन्वायरमेंट की सिचुएशन को बेहतर बनाने के लिए यूज करे। अब आपने बाकी इसका खुद से पढ़ के आना है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें इंशाल्लाह हम इसको फर्दर जो है इसका कुछ फैक्ट एंड फिगर्स होंगे जो आपके साथ शेयर किए जाएंगे, कुछ कोटेशंस शेयर की जाएंगी, और कुछ टॉपिक्स पास्ट पेपर्स में से जो है ना वो लेके आऊंगी, जिनको फिर हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, आउटलाइन बनाना सीखेंगे उनके ऊपर। कोई क्वेश्चन है तो पूछें। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम जब ऐसे के सारे एस्पेक्ट्स तो हमें पता होते हैं, हमें हमारे पास इतनी वोकेबलरी जो है वो उस हिसाब से नहीं होती, बहुत सादा हम्म। सी होती है, लेकिन जब हम उनकी सेंटेंस मेकिंग कर रहे होते हैं तब हम बहुत सारी चीजों में अटक जाते हैं। मतलब माइंड में तो आ रही होती है लेकिन वर्ड्स को लिखा नहीं जा रहा होता, उसकी रीजंस क्या है, लैक ऑफ उसके लिए हमें प्रैक्टिस। क्या करना प्रैक्टिस नहीं है ना आपकी, रिटर्न प्रैक्टिस नहीं है। आपने चीजों को डिफरेंट वे में जाके ना तो सोचा है और ना ही लिखा है। देखिए, सोचने में हमें लगता है कि ये चीज, अभी हमने, आप लोगों ने क्लाइमेट चेंज पढ़ लिया है ना, आपको लग रहा होगा कि हम इसको तो बस अब लिखने पे आए ना तो हमने बहुत लिख लेना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लिखते आप तभी हैं जब आपने चीजें लिखी हों, जब आपने उन चीजों को हाथ से गुजारा हो, जब आपने उस पे राइटिंग प्रैक्टिस की हो, बार बार की हो। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आप सारा मटेरियल पढ़ के चली जाएंगी और वहां पे टॉपिक एंड उसमें से भी आ गया ना जो थीम है, एग्जैक्ट टॉपिक भी आ गया जो आप पढ़ के गई हैं, वो भी नहीं लिख पाएंगी। इसीलिए तो कहते हैं कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। वो सिर्फ प्रैक्टिस का फर्क होता है। जिनको ये प्रॉब्लम होती है कि उनके जो वही वाली बात हो गई है तो कि मेरे दिमाग में इतना पैसा है, मैं उसको बैंक में कैसे ट्रांसफर करूं, तो वो नहीं होता ना। है। जी मैम, मैडम थैंक यू डेली सो कितना मच। कितनी प्रैक्टिस करनी चाहिए? ऐसे अगर अभी आपने PMS वाले में ऐड होना है, मतलब कि अपियर होना है, तो आपको अभी से प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी चाहिए। और ऐसे ऐसा है कि मैं भी, अगर अभी मेरी ऐसी एफिशिएंसी है कि मैं 2 घंटे का जो टॉपिक है ना वो 1.5 घंटे में लिख लूं,
लेकिन अगर मैं 2 दिन नहीं लिखूंगी ना तो मेरे 5 से 10 मिनट ऊपर चले जाएंगे। तो आप इसी से अंदाजा लगा लेंगे कितना जरूरी है लिखना। 1 घंटे में, और वो भी एग्जाम सेंटर में बैठ के एग्जाम प्रेशर लेते हुए और एग्जामिनर की वो उन आवाजों को काउंटर करते हुए कि 10 मिनट रह गए, 5 मिनट रह गए, उसमें लिखना जो है ना वो बहुत प्रेशराइज हो जाता है। तो वो आपकी एफिशिएंसी इतनी होनी चाहिए कि आप पे कोई प्रेशर असर ना करे, आपकी लिखने की स्पीड इतनी हो, आप लिखना लिखा ही आपने इतना हो कि वहां पे लिखते हुए आपको डर ना लग रहा हो कि मेरे हाथ से कोई जुमला गलत निकल जाएगा, या मेरे हाथ से कोई सेंटेंस गलत लिखा जाएगा, ऐसा डर ना हो आपको। फिर आपकी एक दफा कलम चले ना तो वो फिर कंक्लूड करके एंड पे ही खत्म हो, और वो भी 5 से 10 मिनट पहले ही हो। चार्जेस के लिए आप जो है ना वो सर से राब्ता कीजिएगा, जिस ग्रुप में आप हैं वहां से एडमिन का नंबर लेके आप जो है वो राब्ता कर सकती हैं। सेशन जो है वो आई थिंक 21 को, जो इसकी सेकंड क्लास जो है ना वो हम मैं लूंगी। सीख लेंगे आप लोग। आप लोगों को अगर ये लगता है ना आप लिख नहीं पाते तो आप लिखेंगे। अगर आप लोगों को ये लगता है कि टॉपिक आ जाता है, अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन टॉपिक क्रैक नहीं कर पाते, तो उसकी भी गारंटी है कि आप टॉपिक क्रैक कर पाएंगे। आप वहां जो डोमेन करके जाएंगे ना उसी में से ऐसे लिख के आएंगे, लेकिन उसके पीछे चलना आपको साथ है। नहीं नहीं, दोनों ऐसे सेम डे में नहीं होंगे, ऐसे अलग अलग होंगे। हमारी क्लास सेम होगी, लेकिन ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस उर्दू की अलग होगी, इंग्लिश की अलग होगी। इवेल्युएशन भी दोनों की अलग अलग होगी, क्योंकि मार्क्स दोनों के सेम है, दोनों पे सेम फोकस करना है। लेकिन उर्दू चूंकि हमारी अपनी जुबान है तो उस पे हमें सेंटेंस स्ट्रक्चर का इतना मसला नहीं होगा, उसमें सिर्फ आपको राइटिंग प्रैक्टिस चाहिए। पेपर सेम डे होगा, लेकिन हमें प्रैक्टिस तो अलग अलग करनी चाहिए ना। प्रैक्टिस तो हम अच्छे से करें, फिर पेपर जब होगा और जो हम टेस्ट सेशन रखेंगे उसमें हम एक दिन में 2 कर लेंगे। देखिए मैक्सिमम लेने को तो सुबहत आप जो है ना वो 20 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर वो 20 वाला ऐसे हो। लेकिन 17 तक तो अभी मेरी भी नजरों से गुजरे हैं आपके सेशन के। कोई और क्वेश्चन? क्लास एंड हो जाएगी और सेशन भी एंड हो जाएगा ये वाला। तो इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह ज्वाइन करेंगे। उसका स्केड्यूल जो लोग ज्वाइन करेंगे इस सेशन को उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, और वो लोग फिर उस ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। जो सर से राब्ता करेंगे ना, वो फिर आप लोग राब्ता करके सर से जो रिक्वायरमेंट्स है उनको पूरी करके तो आप ग्रुप में आ सकते हैं। और उसी ग्रुप के साथ फिर जो है वो नेक्स्ट क्लास का लिंक शेयर होगा। नेक्स्ट क्लास जो है ना वो पब्लिक नहीं की जाएगी। सर जी आपका कांटेक्ट नंबर, सर का कांटेक्ट नंबर। मैं सर को किया है, सर आते हैं अभी क्लास में तो आपको बता देते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में जो है वो नंबर आ गया है, आपको जो भी डिटेल हो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हमारी राइटिंग प्रैक्टिस जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगी। हम आउटलाइन नेक्स्ट क्लास में ही सीख लेंगे, आउटलाइन पे काम करना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह। कोई क्वेश्चन है? क्लास एंड हो जानी है और यही आपका आज की क्लास का यही टाइम था। कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? मेरे अपने स्टूडेंट्स आज क्यों चुप हैं इतने? वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम मैंने ये पूछना था कि हम जब इंट्रो लिखते होते हैं ऐसे का तो हम उसमें इंट्रोडक्शन में फैक्ट सीख सकते हैं? मतलब इंट्रो डिपेंड, की फर्स्ट लाइन तो हम लिख सकते हैं, उसके नेक्स्ट मैं ये पूछना चाह रही हूँ। देखें अगर आप फैक्ट एंड फिगर्स इंट्रोडक्शन में लिखेंगे तो वो अभी तक तो वैसे इतना वो उसको नहीं अप्रिशिएट किया जाता, क्योंकि आपका बाकी के पैराग्राफ और वो सारे रिक्वायर कर रहे होते हैं ना फैक्ट एंड फिगर्स। इंट्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली आप
स्टार्ट जो होती है, आपकी इंट्रोडक्टरी लाइन होती है ना, उसको आई कैचिंग बनाएं। बाकी आपका इंट्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट ये है कि 1.5 पेज होना चाहिए। तो 1.5 पेज में आप मुश्किल जो है ना वो अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लाइन और फिर इंट्रोडक्शन देने के बाद उस प्रॉब्लम को डिफाइन करने के बाद अपनी आउटलाइन को ही बड़ी मुश्किल से जो है ना वो सम अप कर पाते हैं। तो अगर तो आपके पास कोई ऐसा फैक्ट एंड फिगर है जो कि आपकी आउटलाइन में रिक्वायर्ड है, या मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वुमेन पे डाटा लिख रही थी और वहां पे मैंने इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया कि इवन यूएसए जो है वहां पे भी कोई रिप्रेजेंटर नहीं है वुमेन, तो वो मैंने इंट्रोडक्शन में अगर डाल दिया तो वो चलेगा। फिर आपने कोई जी इंडेक्स डालना हो, एक आधा चलेगा, लेकिन आप उसको रिपोर्ट नहीं बना सकते कि ये फैक्ट एंड फिगर भी डाल दिया, वो फैक्ट एंड फिगर भी डाल दिया। नहीं, अपनी बात के स्टांस को ग्रिप देने के लिए या अथेंटिसाइज करने के लिए आप एक आधा फैक्ट अगर डालती हैं तो वो एक्सेप्टेबल होता है। जी ठीक, थैंक यू। उनके लिए डिस्काउंट नहीं था जी। सिद्रा जो हमारे पहले स्टूडेंट थे वो ऑलरेडी बैच में थे और उन्होंने वो चीजें जो है ना वो 2 महीना पहले से करनी शुरू कर दी हुई हैं, बल्कि कर ली हुई हैं। उन्होंने ये डोमेन्स कर ली हुई हैं, उन्हें मैंने ग्रामेटिकल चीजें करवा दी हुई हैं, और उन्हें मैंने बहुत सारी थीम्स करवा दी हुई हैं, और उनकी आउटलाइंस भी हो चुकी हैं। उनका अब सिर्फ इंट्रोडक्शन और पैराग्राफ वाला जो सेशन है ना वो रहता है। तो वो चूंकि इनरोल्ड थे ऑलरेडी, उनका चल रहा है, और उनका जो था वो फीस कम थी, लेकिन अभी आपको ये सारी चीजें मर्ज करके मुझे एक सेशन में देनी है जो कि हमारा 1 मंथ का है। आपके लिए डबल टू ट्रिपल जो है ना वो सेम पीरियड में डबल टू ट्रिपल मेहनत करके वही चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ रही हैं, तो इसलिए आपकी फीस ये है। सर कमेंट सेक्शन में आपको, सर आप माइक पे आ जाएं। और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का?